तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यूएनजीए का सत्र चल रहा है और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग यहाँ पर उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जहाँ पर पीएम मोदी के बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नंबर आता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अपना डर जाहिर कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए भारत इस समय अपनी युद्धक शक्तियों को बढ़ा रहा है और ये बहुत ही जल्द एक मिलिट्री एक्शन लेते हुए पाकिस्तान से पीओके वापस छीनने की तैयारियां कर रहे हैं। यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए वॉर घोषित की जाएगी भारत की तरफ से, एक बड़ा सा मिलिट्री एक्शन होगा और उसके बाद पीओके को वापस ले लिया जाएगा। इस तरह का डर इनकी तरफ से यूएन के पटल पर रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर को लेकर भी कई सारी उल्टी सीधी बातें कही और कुल मिलाकर हमेशा की तरह इनका जो पूरा का पूरा फोकस था वो भारत के इर्द गिर्द रहा और भारत को इन्होंने लगभग सभी मामलों को लेकर घेरने की कोशिश की। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि यूएन में भारत पाकिस्तान को उतना ज्यादा मुकर्रता से जवाब नहीं दे रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि भारत उसे इस लायक समझता ही नहीं कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस समय भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं केवल उन्हें ही एड्रेस कर रहा था और पाकिस्तान को कुछ न जवाब देकर एक बेहतरीन जवाब यूएन के अंदर भारत की तरफ से मिल जाया करता था। लेकिन इस बार चूंकि इन्होंने हदें पार कर दी, इस वजह से डॉक्टर जयशंकर को इन सारी चीजों को और इनके सारे जवाबों को एक्सपोज करना पड़ा, जिसको लेकर खबरें आपने अलग अलग माध्यम से सुनी ली होंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या देखने के लिए मिली, इन्होंने पाकिस्तान की तो लिटरली बखिया उखेड़ दी। जी हाँ, देखिए शुरुआत यहाँ पर भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी करती है। उन्होंने पहली बार पाकिस्तान को जिस तरह से आड़े हाथ लिया था, उससे पहले इस तरह की चीजें कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इतनी मुकर्रता से यूएन के अंदर नहीं कही गई। इसके बाद ये परंपरा जारी रही डॉक्टर जयशंकर के कार्यकाल के दौरान तक और इस बार भी डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इनकी जीडीपी वगैरह का आकलन भी इस बात से लगाया जाता है कि इनके यहाँ कट्टरता और आतंकवाद किस लेवल का फैल रहा है, कितने कितने आतंकी इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए अब कश्मीर पर बातचीत करने या नेगोशिएशन के टेबल पर आने की कोई रिक्वायरमेंट बचती ही नहीं है। अब तो इस बात को डिस्कस किया जाए कि इनके पास जो इनलीगली पीओके कब्जाया हुआ है उसको ये लोग जल्द से जल्द खाली कर दें। इसके अलावा भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर और अनेकों चीजों को लेकर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को अब तक का सबसे भयंकर मार मारा है। यानी डॉक्टर जयशंकर का कूटनीति को लेकर इससे भयावह रूप आज तक शायद देखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों इसे टिट फॉर टैट नहीं कहा जा सकता। ये चीजें तो हम लोग लगातार करते आ ही रहे हैं और हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये सारी कुछ चीजें हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने इतने भारी भरकम वक्तव्य के बावजूद इन्होंने एक भी शब्द बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। हम लोगों ने पीएम मोदी का वक्तव्य भी सुना, वहां पर भी उन्होंने बांग्लादेश को बिल्कुल भी मेंशन किया ही नहीं और ना ही डॉक्टर जयशंकर ने किया। इस समय की अगर बात की जाए तो न केवल भारत में, न केवल पाकिस्तान में, न केवल बांग्लादेश में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर जयशंकर के बयानों की इतनी भयानक चर्चा हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप ट्विटर पर जाकर इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। तो सोचिए इस वक्तव्य के दौरान अगर वो बांग्लादेश की बात भी जोड़ देते और बांग्लादेश में जो हिंदूज के खिलाफ प्रताड़नाएं हो रही है उसको भी मेंशन कर देते, तो इक्वली इन्हीं सारी बातों के साथ साथ लोगों को बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं का भी पक्ष जानने के लिए बराबर से मिल सकता था। कहने का मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी डॉक्टर जयशंकर ने छोड़ दी और जो कहा जाता है कि वो टिट फॉर टैट के लिए माहिर हैं और किसी भी बात के लिए बहुत ही मुफर्रता के साथ जवाब देते हैं, ऐसा इस बार देखने के लिए नहीं मिला बांग्लादेश के मामले को लेकर। तो अल्टीमेटली इतना शानदार भाषण देने के बाद भी एटलीस्ट मेरी बात की जाए तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान को तो अक्सर हम लोग जवाब देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश को भी वैसा ही जवाब डेफिनेटली दिया ही जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि दोनों ही लीडर्स के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये रशिया को लेकर निकल कर आ रही है। देखिए इस समय एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि भारत को कौन कौन अपना समर्थन देकर उसे अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। हम लोगों ने देखा कि चाइना को छोड़कर बाकी यूएनएससी के सारे सदस्य हर बार भारत को समर्थन देते हैं भारत की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर को लेकर। इस बार भी यूएनजीए में देखने के लिए मिला फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ही देशों की तरफ से भारत को अपना समर्थन दिया गया और ये भी बताया गया कि देखिए भारत इसके लिए डिजर्व करता है, उसे हर हाल में यूएनएससी की सदस्यता दी जानी चाहिए थी। इवन मैं आपको बता दूं कि भूटान तक ने अपने अभिभाषण के दौरान भारत को अपना समर्थन दिया, कई और सारे देशों ने भी दिया। लेकिन स्पेशली बात की जाए रशिया की तो मैं आपको बता दूं कि रशिया का भी अभिभाषण हो चुका है और रशिया के द्वारा भी भारत को इस बात के लिए अपना पूरा समर्थन दे दिया गया है।
दरअसल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से व्लादिमीर पुतिन यूएन का सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं। इवन काफी लंबा समय हो गया जब उन्हें यूएन में देखा होगा। इस वजह से सर्गेई लवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, वो आए और उन्होंने ही अपने देश का पक्ष रखा। दरअसल सर्गेई लवरोव की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग भारत और भारत के साथ साथ ब्राजील की स्थायी सदस्यता के लिए अपना पूरा समर्थन देते हैं। इवन उन्होंने जोर देकर अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और सुचारू रूप से यूएनएससी अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा पाए, इसके लिए ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व के लिए इसके अंदर रिफॉर्म्स लाना और विस्तार करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिली है और वो कुछ इस तरह की है कि इन्होंने बाकी किसी भी पश्चिमी देश को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता देने को लेकर विरोध जताया है। यानी जो G4 का ग्रुप है जिसमें भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान आते हैं, तो यहाँ पर ये ब्राजील और भारत का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि जर्मनी जो कि यूरोपियन देशों का हिस्सा है वो भी यूएनएससी की सदस्यता प्राप्त कर ले, क्योंकि यूरोप से ऑलरेडी 2 सदस्य नामित हो चुके हैं। एक तो फ्रांस है, दूसरा ब्रिटेन है, तो तीसरे की क्या आवश्यकता है। इसके साथ साथ जापान को भी वो लोग समर्थन नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब इंडिविजुअली वो भारत और ब्राजील का सहयोग करने के लिए उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ये चीज देखने के लिए मिली भी है कि दुनिया के जो मैक्सिमम देश हैं वो कहीं ना कहीं जर्मनी, जापान वगैरह को उस लेवल का समर्थन नहीं दे रहे हैं जितना कि भारत को दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि कॉफी क्लब नाम का क्लब बनाया गया है जिसमें वो सारे असंतुष्ट देश हैं जो नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी भी यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता हासिल कर ले और वो उनसे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हो जाए। इस वजह से इनका एक ग्रुप है जिसमें 50 देश हैं और वो सारे के सारे नए रिफॉर्म्स लाने के लिए उनका विरोध करते हैं। तो इसमें अब कई सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली भारत की बात की जाए तो कुछ गिने चुने देश ही इस समय भारत का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब बांग्लादेश का नाम भी ले पाएंगे। इसके अलावा वैसे तो टर्की कई बार भारत की सदस्यता के लिए समर्थन दे चुका है, लेकिन हो सकता है कि वो भी इन फ्यूचर विरोध कर दे, कुछ और इस्लामिक राष्ट्र कर दे। इसके साथ साथ एक और देश है जिसका कोई मतलब तो वैसे है नहीं, लेकिन वो भी विरोध कर सकता है और वो है पैलेस्टीन। जी हाँ, पैलेस्टीन भी भारत को कभी किसी भी मुद्दे को लेकर समर्थन नहीं देता। तो उसे भारत से समर्थन देने वाले इस बात को भी मेंशन किया कि भारत पाकिस्तान के मामले को लेकर आज तक भी, कश्मीर विवाद को लेकर आज तक भी पैलेस्टीन द्वारा भारत को कभी समर्थन नहीं दिया गया है। बाकी इन सभी मुद्दों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या डॉक्टर जयशंकर ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाकर उसे इंटरनेशनल मंच पर एक स्थान देना चाहिए था, जिस तरह की कोशिशें बाकी के ओआईसी के राष्ट्र इजराइल पैलेस्टाइन या फिर इजराइल लेबनान को लेकर दे रहे हैं, इवन नसरल्लाह तक के अटैक को लेकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Actions will certainly have consequences. Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Indian